अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मुनीज़ जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, हुकूमत, इत्तेहादियों और अपोजिशन के दरमियान मुलाकातों का जो सिलसिला है वो आज भी जारी रहा और आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने पार्लियामेंट लॉजेस में ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के अरकान से मुलाकात की। फिर बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ जरदारी ने MQM के वफ़द से मुलाकात की। MQM 10 मार्च को साबिक सदर आसिफ जरदारी से भी मिल चुकी थी और उसी दिन उन्होंने काफ लीग और जमीयत उलमा इस्लाम फे के साथ साथ इस्लामाबाद में लहदा मुलाकातें की थी। यानी एक ही हफ्ते में पीपल्स पार्टी से वो 2 मुलाकातें कर चुके हैं, जबकि MQM की कराची में वज़ीर आज़म से 9 मार्च को एक मुलाकात हुई इससे पहले। दूसरी तरफ नाजरीन, लाहौर में नून लीग के हमजा शहबाज आज जहांगीर तरीन की रिहाइशगाह पर गए और जहांगीर तरीन ग्रुप से उन्होंने मुलाकात की। इस्लामाबाद में शहबाज शरीफ ने अपोजिशन के एजाज में इशाया दिया आज, और इसके अलावा वफाकी वजीर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्रिगेडियर एजाज शाह ने स्पीकर पंजाब असेंबली परवेज इलाही और चौधरी शुजात से मुलाकात की। फिर इस्लामाबाद में MQM और काफ लीग के दरमियान तहरीके अदम एतमाद को लेकर एक अहम मीटिंग आज हुई है। इन मुलाकातों को देखा जाए तो इत्तेहादियों ने अभी तक अपने पत्ते जो हैं वो शो नहीं किए, पर वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी ने वाजे कर दिया है कि वो इत्तेहादियों को क्या अहमियत देते हैं। आइए दिखाते हैं उन्होंने क्या कहा। मुस्लिम लीग नून बुनियादी तौर पे एक GT रोड की पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अंदरून सिंध की पार्टी, बलूचिस्तान अवामी पार्टी नाम में ही जाहिर है बलूचिस्तान की पार्टी, ANP सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के चंद जिलों की पार्टी, MQM सिर्फ शहरी सिंध के शहरी इलाकों की पार्टी, PMLQ चंद पंजाब के अजला की पार्टी, JUIF बलूचिस्तान के और खैबर पख्तूनख्वा के चंद अजला की पार्टी। एक पार्टी है और एक लीडर है जो खैबर से लेकर चाइना के बॉर्डर तक अगर आप चले जाएं खुंजराब में, या आप गवादर से शुरू हो जाएं और आप चारसदे तक पहुंच जाएं, आपको हर जगह पर इमरान खान का चाहने वाला मिलेगा, इमरान खान का वोटर मिलेगा। असद उमर साहब तो नाजरीन इस वक्त हमारे साथ हैं काफ लीग के सेनेटर कामिल अली आगा साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के खालिद हुसैन मक्सी साहब वो भी हमारे साथ मौजूद हैं और उनकी हाल ही में अभी आज ही वजीर आजम से मुलाकात हुई है। कामिल अली आगा साहब, आपसे शुरू करती हूँ। असद उमर साहब ने जो कहा है कि PMLQ जो है पंजाब के चंद इजला की पार्टी है, इस पर क्या कहेंगे? कामिल साहब की आवाज जो है हमें साफ नहीं आ रही, कोशिश करेंगे उसको ठीक कर ले। खालिद हुसैन मक्सी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। खालिद साहब, आज जो आपकी वजीर आजम से मुलाकात हुई है उसके अंदर मुझे ये बताइए कि सुना है आपने उनसे वजीर आजम से ये कहा कि तसादुम की तरफ मामला जा रहे हैं, आपने जो एक जलसा रखा हुआ है उसको आप कैंसिल कर दें जिस दिन अदम एतमाद का वोट होगा, दुरुस्त? अस्सलाम वालेकुम जी, शुक्रिया प्रोग्राम पे बुलाने के लिए। ऐसा है कि जी काफी डिस्कशन हुई, दिस वाज आल्सो एग्जैक्टली ऐसे तो नहीं था, हमने कोशिश की कि हम अच्छे तरीके से बात करें और सारा जो अपना मौक़िफ़ उनको बता दें। तो जरूर मैंने ये कहा कि जो जमहूरी अंदाज है, जमहूरी तरीके से मसले को हल किया जाए जी, ये तसादुम की तरफ जाना है या हालात खराब हो जाए मुल्क में, ये मुनासिब नहीं है, अच्छी बात नहीं होगी। देख लें, नंबर गेम है ये, तो आदमी अपने नंबर सिलसिले को चलाए। खालिद साहब, जवाब में वजीर आजम ने आपको क्या कहा? वो भी सुन रहे थे और समझते तो हैं, उनके साथ बाकी भी साथी थे, सुन रहे थे, जरूर तो मेरी बात पे गौर किया होगा। जवाब नहीं दिया इस पे, मतलब सुन रहे थे। हाँ, अच्छा कामिल अली आगा साहब, आज जो मुलाकात हुई है ब्रिगेडियर एजाज शाह साहब की चौधरी ब्रादरान से, क्यों मिलने आए वो और क्या कहने आए थे? देखें, जो अपना एजाज शाह साहब हैं उनके साथ चौधरी ब्रादरान के दरीना तल्लुकात है और उनकी अक्सर मुलाकात होती रहती है। आज उन्होंने जो गुफ्तगू की उसमें मैं शामिल नहीं था, इसलिए मैं शाह साहब की जो बात है उसके ऊपर कोई तबसरा नहीं करना चाहूंगा। लेकिन जाहिर है अहमियत की अगर जहां तक बात है, उनकी मुलाकात अहमियत की हामिल है और वो बिला वजह तो नहीं आए होंगे, कुछ ना कुछ तो बात हुई होगी। लेकिन मैं
इतला लेके फिर इसके ऊपर बात कर सकूंगा। अच्छा, और दूसरी तरफ असद उमर साहब की भी बात मैंने सुनाई और उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ जो है वो पंजाब के चंद अजला की पार्टी है, तो उस बयान को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि आपके तो इत्तेहादी हैं वो, और इस वक्त वो चाह रहे हैं कि आपके साथ ताल्लुकात अच्छे हों। मुझे ये वो अपना शख्सियत है असद उमर साहब, जो मुज़ाकराती टीम जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के साथ बनाई गई थी वजीर आजम की तरफ से, उसका हिस्सा है। वो 3 मिनिस्टर जो हैं उनमें से एक है, और अगर इनका रवैया ये इस किस्म का गैर संजीदा रवैया हो, और फिर आपने दूसरे मिनिस्टर्स के भी रवैये देखे, गैर संजीदा रवैये, शेख रशीद साहब ने क्या कहा, गैर संजीदा बिल्कुल गुफ्तगू, मैं समझता हूं कि ये इनके अंदर एक खामी है कि ये किसी जगह पे भी संजीदगी का मुजाहरा नहीं करते। हालांकि ये वक्त ऐसा है कि जिसमें पांव जो है वो बड़ा सोच समझ के रखना चाहिए, लेकिन इनके अंदर ये सोच और ये संजीदगी कभी ना देखी गई है, ना इनके अंदर आई है, ना आएगी। मुझे नजर आ रहा है सेनेटर साहब आपने कहा कि ना आएगी, जिसका मतलब ये है कि आपने अब बड़े अहम फैसले लेने हैं। मेरे साथ खालिद हुसैन मक्सी साहब जीडीए के इस वक्त बलोचिस्तान अवामी पार्टी के इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, और उनकी मुलाकात वजीर आजम से हुई है, उन्होंने भी इसके ऊपर बात की है। अब खालिद साहब ये बताइए कि क्या जो इत्तेहादी हैं उन्होंने मुश्तरका फैसला करना है कि उन्होंने ऑपोजिशन के साथ जाना है या हुकूमत के साथ ही रहना है, या आपने कोई इसके ऊपर कोई फैसला किया है? नहीं जी, हम अभी इस वक्त मुज़ाकरात, आपस में मुज़ाकरात चल रही हैं, मतलब अपनी पार्टी के अंदर भी हमारे डिस्कशंस चल रही हैं, हम काफ को भी वॉच कर रहे हैं, और फिर ज़ाहिर राब्ते तो होते हैं सियासत के अंदर, राब्ते के बगैर तो कुछ हो नहीं सकता, राब्ता ही मेन सिस्टम होता है, और यही तरीका है, मुज़ाकरात, बातें, डायलॉग, उसके बाद फिर। मगर अभी इसके ऊपर कोई हतमी फैसला नहीं हुआ कि अगर हम फैसला करेंगे तो बाकी इत्तेहादियों के साथ मुश्तरका फैसला करेंगे, कम से कम बाप पार्टी का। तकरीबन मुझे ये अंदाजा लग रहा है कि सब हमारे फैसले अपने होंगे, मगर हम इत्तेहादी जो है आपस में जरूर कोऑर्डिनेशन करेंगे, सिंक्रोनाइज हो जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक, कामिल साहब आपकी जानिब वापस आती हूँ। क्या ये पेशकश हुई थी कि वजीर आला जो है अगले सेटअप के अंदर वो परवेज इलाही साहब होंगे? क्या ये नून लीग की तरफ से पेशकश हुई है आपको? ये दोनों तरफ से ये पेशकश हो चुकी है, लेकिन हुकूमती पार्टी की तरफ से बड़ी गैर संजीदगी के साथ ये ऑफर की गई और मशरूत की गई, गैर मशरूत नहीं थी। और उनकी तरफ से ये कहा गया कि आप हमारी पार्टी में जम हो जाएं तो हम आपको चीफ मिनिस्टर बना देंगे। यानी इतनी जीरक क़यादत और इतनी बड़ी पार्टी जो पूरे मुल्क में वाहिद जमात हो, जिसने 2/3 मेजोरिटी के साथ चारों सूबों के अंदर और वफाक के अंदर पूरे 5 साल अपने मुकम्मल किए हो, उसको इस किस्म की ऑफर जो है ये गैर संजीदगी का मुजाहरा है। और फिर चौधरी शुजात हुसैन जैसी जीरक शख्सियत को इस किस्म की बात पहुंचाना, मेरे ख्याल में ये तो काबिल गौर। तो यानी इनके साथ भी चलना आपके लिए मुश्किल है आगे? देखें, ये तो खुद मुश्किल बना रहे हैं। हम तो आज तक खड़े हैं, आज भी हम इनके इत्तेहादी हैं, लेकिन इनका रवैया ऐसा नजर आ रहा है कि जैसे ये खुद चाहते हो कि इत्तेहादी इनको छोड़ जाए। अच्छा, खालिद हुसैन मक्सी साहब, आपको भी क्या ऐसा लग रहा है कि ये खुद चाहते हैं कि इत्तेहादी इनको छोड़ जाए? देखें जी, अब ये इस मौके पे हर अल्फाज को पहले तोला जाए फिर बोला जाए। यकीनन एहतियात करना चाहिए कि आप पार्टीज के बारे में, शख्सियात के बारे में क्या बात कर रहे हैं, जरूर एहतियात करना चाहिए। और वैसे इखलाक भी कहता है कि जी आपके जो अल्फाज हैं वो बहुत अच्छे होने चाहिए। इंसान की बुनियादी चीज तो कौन अपने अल्फाज नहीं नाप तोल के बोलता? ये जो हम सुन रहे हैं, ये जो आ रहे हैं, जैसे मतलब पार्टीज के बारे में भी ऐसे बात करना, या इतने
मतलब एक पार्टी छोटी है उसके बारे में उसको छोटा करके बताना ये मुनासिब तो नहीं है जी। पार्टी छोटी हो या बड़ी हो, पॉलिटिकल पार्टी है वो। जी खालिद साहब, ये बताइए कि कामिल अली आगा साहब ने भी बात की एक प्रोग्राम के अंदर नीचे टीवी चैनल के ऊपर, और उन्होंने ये बताया, उन्होंने कहा कि अगर तसादुम की तरफ मामला जाते हैं, जिस दिन तहरीक अदम एतमाद होगी और 2 जलसे आमने सामने आ जाते हैं, तो फिर सिस्टम को खतरा हो सकता है। आपकी क्या सोच है? क्या आप भी समझते हैं कि सिस्टम को खतरा हो सकता है? जाहिर है जी, जब हाथ से चीज निकल जाए और देखें आमने सामने इतना, तो देखेंगे तो नहीं ना। जाहिर है जिनकी जिम्मेवारी है कि जब इंटरनल मैटर्स हाथ से निकल जाएं तो उनकी ये भी जिम्मेवारी है कि उसको कंट्रोल करना है। तो फिर वो जो कुदरती निजाम भी है, फिर आदमी का खुद एक इंसान डिफेंस नेचुरल अपना रिफ्लेक्सेस भी आ जाते हैं। तो आप समझ रहे हैं ना, तो फिर उस तरफ वो नेचुरल रिफ्लेक्सेस भी आ जाएंगे और उसकी वजह से फिर नेचुरल रिफ्लेक्सेस किसके आएंगे खालिद साहब? जाहिर है जी, देखें अफवाज पाकिस्तान जो है उसकी जिम्मेदारी है कि अगर बॉर्डर की तरफ भी जंग हो या अंदर मुल्क के हालात खराब हो जाएं और कोर्ट्स हमारे मौजूद हैं तो ऑर्डर निकाल सकते हैं। वो कोर्ट ही कहेंगे कि जी आप बिल्कुल अब इनके सिस्टम से आज से बात निकल गई है और आप जाके कंट्रोल करें। जब मारदाड़ हो जाएगी या कत्लगारी शुरू हो जाए इस्लामाबाद में, वहां से भी आदमी है, तो क्या बैठ के कोई देखेगा तो नहीं ना। ये तो आप समझते हैं कि अदालत जो है वो हुक्मनामा जारी करेगा कि अफवाज पाकिस्तान को आना चाहिए और किसी किस्म की सिविल बद इंतजामी नहीं होनी चाहिए, ये आप समझते हैं? मैं समझता हूँ जरूर आना चाहिए जी। ये कोई कत्ल का मामला तो नहीं है, एक दूसरे को कत्ल करें मारे, मतलब एक जमहूरी अंदाज है, जमहूरी निजाम है, इसमें लड़ाई की तरफ लोगों को ले जाए। अच्छा कामिल अली आगा साहब, आपने खालिद हुसैन साहब की बात सुनी, आप भी समझते हैं कि अदालत जो है वो मुदाखलत कर सकती है अगर ऐसी सिचुएशन बन जाए? मैं समझता हूं कि खालिद मक्सी साहब ने बहुत ही लॉजिक की बात की है। अच्छा। और समझदारी की बात की है। बात ही है और हर शहरी ये समझता है और ये तवक्को करता है कि अगर हुकूमत नाकाम हो जाए अमन आमा कायम करने में तो जाहिर है कि फोर्सेस जो हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है और अदालतों की भी, खास तौर पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की भी, कि वो इस मामले में कोई हिदायत जारी करे। तो मैं समझता हूं इस किस्म की गलतियां जो हैं वो सबब बनती हैं सिस्टम को डिरेल करने की। इसलिए पॉलिटिकल जो पार्टीज हैं और लीडरशिप है उनकी जिम्मेदारी है कि ऐसे फैसले ना करें कि मुल्क के अंदर अमन आमा जो है वो तहस नहस हो जाए और तशद्दुद की लहर जो है वो आगे बढ़े। और जाहिर है फिर उसके बाद तो सिस्टम को ही खतरा होगा ना, और किसको खतरा होगा? कामिल साहब, जाहिर है हुकूमत पाकिस्तान के ऊपर ये ओनस होता है कि जी वो तसादुम की तरफ मामलात ना जाएं, आप उनके इत्तेहादी। हर सूरत में हुकूमत जिम्मेदार है। हुकूमत के फैसले जो हैं वो सबब बनते हैं मुल्क के अंदर इंतशार का या अमन कायम करने का। तो हुकूमत को वो फैसले करने चाहिए उनको मशवरा दिया अमन वाले हों। हम तो बाआवाज बुलंद पिछले 3 दिन से 4 दिन से जब से उन्होंने ये फैसला किया, मैं बवांगे दोहल हर प्रोग्राम में ये कह रहा हूं कि ये फैसला वापस लेना चाहिए, ये गलत फैसला है। अगर पीडीएम ने भी ये फैसला कर लिया और जवाबुल जवाब के तौर पे वो भी लोगों को उन्होंने भी बुलवा लिया, तो फिर क्या बनेगा? तो खालिद साहब, कामिल साहब से भी मैं यही पूछूंगी कि आप दोनों ने फैसला करना है, जल्दी फैसला करना है कि किस तरफ आपने जाना है। हुकूमत कह चुकी है, ऑपोजिशन कह चुकी है बार बार कि हमारे पास इत्तेहादियों के बगैर भी नंबर हैं, मगर हम मुश्तरका फैसला करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर यूनिटी हो। क्या आप फैसला करने के करीब हैं खालिद साहब? देखिए जी, सांप का डसा हुआ बार बार सोचता है। हम पहले बलूचिस्तान में नुकसान उठा चुके हैं, हमारी पार्टी 2 दौरों में चली गई है, तो हमें वही अभी तक एक सदमा है। तो हम इधर तो बिल्कुल फूक फूक के कदम उठाएंगे, हम हर चीज को देखेंगे। और देखें, बात एक वाजे है कि इत्तेहादी जो है वो आपस में कोऑर्डिनेशन करते हैं, ये नेचुरल फिनोमेना है, सिस्टम है। क्योंकि हमारी कुव्वत बनेगी जब हम इत्तेहादी इकट्ठे हो जाएंगे और हमारा फैसला तकरीबन एक साथ ही आएगा। अच्छा, क्योंकि ठीक हमारा नंबर गेम तो चूंकि वक्त की किल्लत है। कामिल साहब, जस्ट शॉर्ट आंसर ये बताइएगा कि आप फैसला कब करेंगे, हतमी फैसला कब करेंगे, कोई फैसला इस हवाले से? देखें, मैं समझता हूं कि इसमें जल्दी नहीं करना चाहिए। फैसला करने से पहले
100 बार सोचना चाहिए। हम बाहम मशावरत कर रहे हैं और मशावरत का अमल मिनट टू मिनट जारी है और हम तमाम लोगों से मशावरत कर रहे हैं। ये हमारी जो अलाइड पार्टीज हैं इनके साथ हमारी क्लोज जो है वो कोऑर्डिनेशन है और हम मशावरत में शामिल है और हमारा एक फैसला हो चुका है कि जो भी फैसला करेंगे वो हमारा मुश्तरका फैसला होगा। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया खालिद हुसैन मक्सी साहब और सेनेटर कामिल अली आगा साहब। नाजरीन, दोनों इत्तेहादी जमातें काफ लीग और बाप, ये दोनों का ये एक राय है और उनका कहना है, खासतौर पे खालिद हुसैन मक्सी साहब का, कि अगर मामला तसादुम की तरफ बढ़े तो फिर अदालत जो है वो मुदाखलत कर सकती है और अफवाज पाकिस्तान को कह सकती है कि तसादुम से रोकने के लिए वो इंटरवेंशन करे। बहुत बड़ा बयान दिया है दोनों इत्तेहादी जमातों ने। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद फिर हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी बात करेंगे। आप इस तरह की जब तहरीक अब जैसे आप लेके आए हैं, जब से आपने देखा है कि बड़ी तलखियां पैदा हो गई हैं, जुबानों में भी बड़ी तलखियां पैदा हो गई हैं, सख्त बयानात आते हैं, फिर एक माहौल पैदा हो जाता है और फिर वो एक होती है ना जिसको हम कहते हैं ना डॉक्ट्राइन ऑफ अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस। वो डॉक्ट्राइन ऑफ अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस ऑपरेशन में आ जाती है और बहुत सारी ऐसी चीजें हो जाती हैं जो एक्चुअली दोनों पार्टीज नहीं चाह रही होती कि हों, और वोटिंग तक जाने का जो टाइम है उतने में जो हमारी सियासी फजा है वो इतनी मकदर हो जाएगी, उसमें इतनी तलखियां पैदा हो जाएंगी कि उससे पाकिस्तान को नुकसान होगा। सो मेरी तो राय यही है कि इसमें कुछ ऐसा हल निकालना चाहिए कि जिससे ये नो कॉन्फिडेंस जो है वो पोजीशन वापस ले और देखते हैं उन्हें बदले में क्या दिया जा सकता है। तो जलसा भी हो रहा है इतना बड़ा, अच्छा, तो उस जलसे के अंदर से गुजर के लोगों को जाना पड़ेगा, अच्छा, वोट डालने के लिए, अच्छा, और फिर उस मजमे में वापस गुजर के जाना पड़ेगा वापस में। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ हैं पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर नायब सदर भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद साहब हमें ज्वाइन करने का। जिस तरीके से फवाद साहब बता रहे हैं और फिर आपकी पार्टी ने भी कुछ प्लान किया हुआ है, तो ऐसा लग रहा है कि अगर तहरीक अदम एतमाद हुई तो फिर उस दिन तसादुम का खतरा है। तसादुम का इस हुकूमत में हमेशा खतरा रहता है। तसादुम ना होना हुकूमत की जिम्मेदारी होती है। अगर कोई कानून तोड़ता है उस खिलाफ हुकूमत कार्रवाई करती है। अगर हुकूमत खुद कानून तोड़ रही है, वज़ीर-ए-आज़म धमकियां दे रहा है, वज़रा धमकियां दे रहे हैं, तो फिर तसादुम का खतरा तो रहता है। उन्होंने ये भी कहा है कि जी ऑपोजिशन तहरीक अदम एतमाद वापस ले, देखते हैं उन्हें बदले में क्या दिया जा सकता है। इज देयर एनी रूम फॉर रिप्रोचमेंट? नहीं, रिप्रोचमेंट इसमें होता नहीं। हमने अदम एतमाद जमा करा दी है। हुकूमत के पास बड़ा आसान तरीका है इसको खत्म करने का। आज शाम को वज़ीर-ए-आज़म साहब 171 मेंबरान के साथ बैठ जाएं, 172 मेंबरान अवाम को दिखा दे, अदम एतमाद खत्म हो जाएगी। उस दिन शेख रशीद ये सब बातें जो हैं ये वजीर अपनी नौकरी कायम करने के लिए हैं। ये रेज्यूमे दे रहे हैं, ये कह रहे देखिए हम बड़े मिडिल ग्राउंड के लोग हैं, हम तो कोई गलत बात कहते नहीं है। तो वज़ीर-ए-आज़म कुछ और कहता है, ये कुछ और कहते हैं। ये आज की बात नहीं, पहले से ये तमाशा लगा हुआ है। मगर उस दिन शेख रशीद साहब ने ये भी कहा है कि जी हम जो है रेंजर्स को भी तलब कर लेंगे और अगर जरूरत पड़ी तो फौज को भी तलब कर लेंगे। आप वजीर आजम रह चुके हैं, आपको लगता है कि तहरीक अदम एतमाद के लिए अगर ऐसे हालात हो गए और रेंजर्स आ गए और फौज को तलब कर लिया गया तो किस तरफ मामला जा सकता है? रेंजर्स फौज को तलब क्यों किया जाएगा? ये तो वजीर दाखिला का बयान है। क्या अपोजिशन के जो अक्सरियत अरकान इस वक्त जो अदम एतमाद के हक में वोट देंगे वो हमलावर होने आ रहे हैं, वो तो वोट देने आ रहे हैं। मगर देखिए 63A जिस तरह फैसल जावेद साहब कहते हैं कि जी जिन्होंने डिफेक्शन की उनको डिफेक्शन क्लॉज भी लगेगा और फिर उनका ये भी कहना है कि हम 62-63 के तहत भी हम कानूनी चाराजोई उनके खिलाफ करेंगे ताकि वो उम्र भर के लिए नाअहल हो जाए। जी बिल्कुल करें, 62-63 पढ़ लें जरा, आइन को पढ़ा जाता है। ये सारे वज़रा ने आइन आज तक पढ़ा नहीं है, बड़ा वाज़ेह है, हर इशू उसके अंदर कवर्ड है। 62-63 आप नहीं लगा सकते किसी पे। इमरान खान साहब कहते हैं कि न्यूट्रल सिर्फ जो होते हैं वो जानवर होते हैं, तो ये जो बयान उन्होंने दिया है आप उसको कैसे देखते हैं? इसकी वजाहत कर दें। न्यूट्रल तो इमरान खान साहब ने खुद कहा था, हम रशिया रूस में न्यूट्रल हैं, तो क्या पाकिस्तान एक जानवर समझा जाता है?
یہ مذاق خیز باتیں نہیں کرنی چاہیے. ملک کے وزیر اعظم ہیں, ہر لفظ بڑا ناپ تول کر بولا جاتا ہے. اس قسم کی باتیں یہ اصل میں جب آدمی بوکھلا جائے, اس کو شکست نظر آ جائے, پھر وہ ہر قسم کے ہتھ کنڈے استعمال کرتا ہے. یہ نئی بات نہیں ہے. ہم نے سیاست میں اکثر دیکھا ہے کہ جو ناکام ہو, جو عوام کے مسائل حل نہ کرے, پھر وہ ادھر ادھر سے باتیں کرنی شروع کر دیتا ہے. کبھی ریلیجن کا کارڈ استعمال کرے گا, کبھی انٹرنیشنل کارڈ استعمال کرے گا, سازش ہو گئی ہے. پھر سازش تو آپ نے اس ملک کی معیشت تباہ کر دی, عوام کو مہنگائی کے بوجھ تلے ڈال دیا ہے. سازش تو وہ ہے. تو اب یہ جب آپ اپنے مسائل کا حل عوام میں نہ دیکھیں تو آپ بہانوں میں دیکھتے ہیں. آج حکومت کی یہ کیفیت ہے. کچھ ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ علیم خان صاحب نے میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ملاقات کی ہے لندن میں. اس کی وضاحت کر دیں, کیا واقعی میں ملاقات ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے؟ نہیں, مجھے کسی ملاقات کا علم نہیں ہے. یہ وہ دونوں اصحاب بتا سکتے ہیں اگر وہ بتانا چاہیں کہ ہماری ملاقات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. کوئی دلچسپی ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی کہ پنجاب کے حکومت کو گرایا جائے؟ دیکھیے, ابھی تو وفاق میں عدم اعتماد ہے. اس کے بعد پنجاب ہلچل چونکہ پنجاب میں بہت ہے. جی, ہلچل پنجاب میں بہت نہیں, پنجاب میں تو اس وقت حکومت اکثریت کھو چکی ہے. اس کے اپنے ممبران چھوڑ کے چلے گئے ہیں. آپ وہ نمبرز دیکھ لیں نا, جو ممبران چھوڑ کے چلے گئے ہیں اوپنلی, جنہوں نے پریس کانفرنسز کی ہیں. تو کیا آپ کا اگلا ہدف جو ہوگا وہ پنجاب ہوگا؟ جی, اس کے بعد دیکھیں گے. یہاں عدم اعتماد جب ہو جائے اس کے بعد پنجاب کو دیکھ لیں گے. دوسرے صوبوں سے اتنا اس وقت واسطہ نہیں ہے. مسئلہ ملک کا جو ہے وہ وفاق سے شروع ہوتا ہے. تو پہلے جب آپ وفاق میں حکومت کو ہٹائیں گے تو باقی معاملات خود ہی طے ہونا شروع ہو جائیں گے. کیا کبھی آپ نے کسی بھی پوائنٹ کے اوپر پرویز الہی صاحب کو وزیر اعلیٰ کی پیشکش کی تھی؟ نہیں, مجھے اس بات کا علم نہیں ہے. لیکن میں پھر یہ جو بات چیت ہوئی ہے میں اس کے اندر شامل نہیں تھا. اچھا, آپ اس کے اندر, یہ بات چیت ہوتی رہی ہے. کچھ میٹنگز میں تھا, کچھ میں نہیں تھا. بٹ کاف لیگ سے کسی میٹنگ میں نہیں تھا. تو آپ کو اس کا علم بھی نہیں کہ اگر ان کو وزارت اعلیٰ کا عہدہ آفر کیا گیا ہے کہ نہیں؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں یہ بات کی باتیں ہیں کیونکہ پنجاب میں ابھی کوئی تبدیلی, کوئی عدم اعتماد داخل نہیں کیا گیا. اپوزیشن چاہتی کیا ہے؟ چونکہ آپ نے کہا, بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ جی ہم انٹرم سیٹ اپ چاہتے ہیں, یعنی عبوری حکومت چاہتے ہیں. اگر عبوری حکومت آئی تو کیا اس کی وزیر اعظم کے عہدے کے اوپر آپ بھی ایک آپشن؟ نہیں, میں کسی عہدے کا امیدوار نہیں ہوں. حکومت کا مقصد ہونا چاہیے, حکومت منطق ہونی چاہیے, مقصد ہونا چاہیے. اس پہ جو اپوزیشن فیصلہ کرے گی وہ درست ہوگا. لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ذاتی طور پہ کہ حکومت بنانے کا کوئی مقصد ہے. آپ چند دنوں کے لیے حکومت بنا لیں, ہفتے 10 دن کے لیے بنا لیں, وہ آپ کر سکتے ہیں. لیکن اس سے آگے وہ حکومت کیا ڈیلیور کرے گی, کیا مسائل حل کرے گی. کیونکہ آج ضرورت یہ ہے کہ یہ جو چوری شدہ مینڈیٹ تھا اس سے ہٹ کر آپ عوام سے ایک نیا مینڈیٹ لیں اور وہیں سے ملک کے مسائل کو حل کرنا شروع کریں. آپ نے کہا کہ ملک کے مسائل کو حل کرنا شروع کریں, تو مجھے آج بھی یاد ہے نواز شریف صاحب نے ایک تقریر کی تھی گجرانوالہ کے اندر, اور انہوں نے کہا تھا کہ اس کے اندر صرف ہم سلیکٹڈ سے نہیں پوچھیں گے, ہم سلیکٹرز سے بھی جواب لیں گے. تو اس حوالے سے ان سے کبھی آپ جواب لیں گے کہ جی کیسے آپ کس کو لے کے آئے جس کا آپ ان کے اوپر تہمت لگاتے رہے؟ دیکھیں, یہ تاریخ جواب لیتی ہے, تاریخ جواب مانگتی ہے, صرف لیتی نہیں ہے. میں ہمیشہ اس بات کا قائل ہوں کہ اس ملک کے حقائق عوام کے سامنے آنے چاہیے. اس کا مقصد کسی کی حد تک نہیں ہے, کسی کو سزا دینا نہیں ہے, لیکن کم از کم ہمیں حقائق کا علم ہونا چاہیے تاکہ ہم ان سے سبق حاصل کر کے مستقبل میں یہ غلطیاں نہ کریں. تو 2018 کو میں ایک واٹر شیڈ مومنٹ سمجھتا ہوں کہ وہاں پر الیکشن میں جو کچھ ہوا اس کو 4 سال اس ملک کی عوام نے بھگتا ہے, اور اس سے جو ملک کی حالت ہوئی ہے, جو عوام کی حالت ہوئی ہے, اس میں بہت بڑا سبق ہے. اور وہ سبق یہ ہے کہ مینڈیٹ عوام کا ہونا چاہیے. مینڈیٹ بند کمروں میں نہیں ہونے چاہیے, مینڈیٹ اسٹیبلشمنٹ نہیں دیتی, مینڈیٹ صرف عوام دے سکتے ہیں. اور پھر اگر غلطی ہو مینڈیٹ میں اگلی دفعہ اصلاح کر لیں گے. تو یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ ایک جو سبق جا رہا ہے وہ یہی ہے کہ جو الیکشنز ہونے چاہیے وہ صاف شفاف ہونے چاہیے, اور اس کے اندر مداخلت اسٹیبلشمنٹ کی نہیں ہونی چاہیے. عوام کی رائے کا احترام اور ووٹ کی عزت ہونی چاہیے. یہ سبق ہے 2018 کے
साने का। एक सबक आपने और भी सीखा था और उसके बारे में आपने अक्सर आप बात भी करते थे। मियां नवाज शरीफ साहब कहते थे कि हम लोटा कल्चर को अब ज्यादा फरोग नहीं देंगे, हम नहीं चाहते कि लोटे जो हैं वो वापस आए। तो जाहिर है जो लोग डिफेक्ट करेंगे वो नजरियाती लोग तो नहीं होंगे जो आपके पास डिफेक्ट करके वापस आएंगे। तो फिर क्या आप वो जो आपका एक था अहद उसको आप तोड़ेंगे नहीं? देखिए, लोटा होता है जो इक़्तिदार की तरफ भागता है, जो मफाद की तरफ भागता है, जो ताकत की तरफ भागता है। अगर कोई शख्स इक़्तिदार छोड़कर आपके साथ शामिल हो रहा है उस खराबी के खिलाफ, तो यकीनन उसकी सियासत में एक जगह है। उसको अवाम कैसे कबूल करेंगे ये इलेक्शन में अवाम बताएंगे। लेकिन आज जो लोग हमारे साथ शामिल हो रहे हैं, और अदम एतमाद का निजाम जो आइन में है वो उसी वक्त होता है जब हुकूमत के बेंचेस से लोग उठकर आपके साथ शामिल हों। तो आज वही कैफियत है। कोई किसी ने पैसा नहीं मांगा, किसी ने ओहदा नहीं मांगा, किसी ने इक़्तिदार नहीं मांगा। उन्होंने कहा जी हम इस हुकूमत के साथ नहीं चल सकते, जो इसकी नाकामी है उनका बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते, हम ये बोझ लेकर अवाम में जाने के काबिल नहीं है। ये बात है। मगर देखिए, अब जब इलेक्शंस होंगे और इसके अंदर आप लोग जाएंगे, अपना मैंडेट लेके जाएंगे, तो आपने फैसला अब क्या किया है? कोई इस बात पे तयशुदा बात है कि कितने अरसे के बाद आप लोग इलेक्शंस करेंगे, कितना महीने लगेंगे कि आप इस्लाहात करें? इसके ऊपर बात आगे बढ़ी है आपकी? देखिए, इसमें बातचीत होती रहती है, मुख्तलिफ राय हैं। मतलब मेरी राय बड़ी वाज़ेह है, इसमें हमेशा रही है कि आप हुकूमत में ना जाएं, सीधे इलेक्शन में जाएं। ये मेरी राय है। इस तरह की राय कुछ और लोग भी रखते हैं। कुछ लोग ये समझते हैं कि चंद हफ्तों की हुकूमत होनी चाहिए जो चंद इस्लाहात कर दे, जिस तरह नैब का मामला है, जिस तरह कुछ लोग इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात करते हैं। हालांकि मैं समझता हूँ किसी रिफॉर्म की जरूरत नहीं है, सिर्फ रिफॉर्म ये चाहिए कि इलेक्शन चोरी ना हो, और चंद और जो इस हुकूमत ने उल्टे सीधे कानून बनाए हैं उनको खत्म करने की जरूरत है। नवाज शरीफ साहब क्या चाहते हैं? इसलिए चूंकि जब मेरी भी मुलाकात हुई नवाज शरीफ साहब से पिछले साल सितंबर के अंदर, तो शहबाज शरीफ साहब ने यूनिटी गवर्नमेंट का जिक्र किया, मगर नवाज शरीफ साहब की ये सोच थी कि 1.5 साल रह गया है तो फिर हम क्यों यूनिटी गवर्नमेंट लाएं। मगर अब ऐसा लगता है कि मामलात कुछ तब्दील हो गए हैं। नहीं, यूनिटी गवर्नमेंट का मकसद कुछ और होता है, वो एक एजेंडा ड्रिवन गवर्नमेंट होती है। यहाँ तो अदम एतमाद हो रहा है। यूनिटी गवर्नमेंट में अपोजिशन कोई नहीं होती, सारे मुल्क की जमातें इकट्ठी बैठती हैं और मुल्क के मसाइल हल करने की कोशिश करती हैं। वो बात तो हुई नहीं। अब ये फैसला सिर्फ नवाज शरीफ साहब का नहीं है, ये फैसले में तमाम जमातें शामिल हैं। जमातों में मुशावरत हो रही है, मजीद होगी और इसका कोई हल निकल आएगा। लेकिन मैं नहीं समझता कि ये हल जो है वो आखिरी दिन तक हुकूमत करने वाला हल है। यानी ये 23 यानी मुद्दत पूरी करने वाली बात इसमें नहीं होगी, मेरा ये जाती राय है। तो फिर क्या होगा? 4-6 हफ्ते की हुकूमत बन सकती है, जो भी रिफॉर्म्स आप चाहते हैं। यानी 4-6 हफ्ते की? जी, ताकि वो डिसॉल्व कर दे असेंबलीज। अच्छा जी। और फिर केयर टेकर गवर्नमेंट आए? फिर केयर टेकर गवर्नमेंट आएगी। 90 डेज मैक्सिमम इलेक्शन में है। आप इस 4-6 हफ्ते में इलेक्शन की तैयारी भी कर सकते हैं। अच्छा। और वो इलेक्शन 90 डेज के अंदर हो जाएंगे। फिर वो टाइम कम भी हो सकता है इलेक्शन का। अच्छा, तहरीक अदम एतमाद जीतने के लिए आपको 172 नंबर चाहिए, तो इस वक्त नंबर गेम्स क्या हैं? और अगर आपके पास नंबर पूरे हैं तो फिर इत्तेहादियों के साथ आप इतनी मुलाकातें क्यों कर रहे हैं? देखिए, हम एक ब्रॉड बेस्ड सपोर्ट चाहते हैं, क्योंकि कल आपको जो हुकूमत बनाएंगे जब आप इलेक्शन के बाद, वो भी ब्रॉड बेस्ड गवर्नमेंट होनी पड़ेगी। तो आज अगर सब लोग इस काम में शामिल हो जाएं तो वो हुकूमत आगे चलाने में आसानी होगी। और मैं फिर ये गुजारिश कर दूं कि ये फैसला तमाम जमातों की मुशावरत से होगा, ये फैसले वैसे नहीं हो सकते। अच्छा, जब आप कहते हैं मुशावरत के साथ होगा, तो अगर आपके साथ नहीं आते इत्तेहादी फिर तो तहरीक अदम एतमाद फेल हो जाएगी। अगर तहरीक अदम एतमाद, बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। नंबर्स आपको नजर आ जाएंगे जब वो हुए। लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूं पूरे वसूख के साथ कि आज हुकूमत के पास अक्सरियत नहीं है, उससे बहुत कम है, इत्तेहादियों के साथ भी। मगर शायद साहब अगर फोन कॉल्स आने शुरू हो गए तो फिर तो नंबर गेम पूरी करना बहुत आसान होता है। फिर मुल्क के मसाइल भी फोन कॉल ही हल करेंगी। अगर ये मैं कह रहा हूं, अगर आप आईनी जो कदम है, जो आइन का तरीका है, उसमें मुदाखलत होगी तो मुल्क नहीं चलेगा। तो मैं इसलिए हमेशा कहता रहा हूं
کہ اس ملک میں عدم اعتماد یا آئین کا راستہ اس وقت آئے گا جب یہ مداخلت بند ہوگی. آج مجھے کم از کم کوئی سی شکایت نہیں ملی کسی سے کہ مجھے کال آئی ہے یا کوئی ایسی بات ہوئی ہے. اگر یہ ماحول رہا تو عدم اعتماد میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. مگر کیا کوئی انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے کہ اس ایکسپیریمنٹ کے بعد اب آئندہ سے اس طریقے سے مداخلت نہیں ہوگی، یا آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی تک وہ وقت نہیں آیا، مداخلت نہیں ہو رہی، ابھی نہیں ہو رہی، مگر مشکل ہے کہ ہمیشہ سے اس کو جو ہے رول بیک کیا جائے؟ نہیں، میں نے بتایا نا کہ 2018 میری نظر میں ایک واٹر شیڈ مومنٹ ہے کہ آج وہ جب یہ تجربہ جو ہوا یہ ہائیبریڈ گورنمنٹ کا، اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ معاملہ عوام کے مینڈیٹ کے بغیر نہیں چل سکتا. الیکشن چوری کر کے ملک کے مسائل حل نہیں ہوتے. تو آج کم از کم مجھے یہ ریئلائزیشن نظر آتی ہے ہر ایک میں، سیاسی جماعتوں میں بھی، اسٹیبلشمنٹ میں بھی، عدلیہ میں بھی. آپ کو یہ اسٹیبلشمنٹ میں نظر آتی ہے یہ ریئلائزیشن؟ آج تک کالز نہیں آئی تو یہ اس بات کی ریئلائزیشن ہے کہ ملک نہیں. اچھا، بریگیڈیئر اعجاز شاہ جو اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب ہیں، وہ ملے ہیں چودھری برادران سے، آپ نہیں سمجھتے کہ ان کی ملاقات جو ہے وہ بھی ایک سگنل دیتی ہے کہ شاید نہیں وہ معاملات وہ نیوٹرل نہ ہوں؟ ان کا کام ہے ملنا، وہ حکومت کے ساتھ ہیں، وہ ملیں گے، مگر بڑے نازک مرحلے پہ اتحادیوں سے مل رہے ہیں نا. آپ یہ دیکھ لیں کہ آج حکومت اپنے ہی اتحادیوں سے مل رہی ہے، تو کچھ تو مشکلات ہیں. مگر وہ تو حکومت کو ریپرزینٹ تو نہیں کر رہے. بریگیڈیئر اعجاز شاہ صاحب جو ہیں وہ بڑے عرصے سے ان کا اچھا ہے، اور میرا خیال ہے کہ وزیر بھی تھے، بالکل تھے، مگر وہ بہت قریب رہے ہیں، ہمیشہ سے قریب رہے ہیں، انہوں نے کبھی اس بات کو چھپایا نہیں، اسٹیبلشمنٹ کے قریب رہے ہیں. تو ان کا آج چودھری برادران سے ملنا اہم ہے. اہم ہوگا، مجھے اس کا پتہ نہیں ہے کہ اس کی کیا اہمیت ہوتی ہے. دو لوگ ملے ہیں، سب ملیں گے. مگر فی الحال آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس وقت معاملات نیوٹرل ہی ہیں، اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہی ہے، مداخلت نہیں ہے. آج تک کم از کم مجھے کوئی شکایت نہیں آئی، ورنہ ہم اس کا اظہار کر دیتے. اور معاملات آئین کے مطابق ہی چل رہے ہیں. اور اگر فون کالز آنی شروع ہو گئیں تو پھر اب میں نے کہا نا کہ پھر فون کالز ہی ملک کے مسائل حل کریں گی. بہت بہت شکریہ شاہد خاقان عباسی صاحب. ناظرین ادھر ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد پھر سے حاضر ہوتے ہیں. میں مطالبہ کروں گا، اپیل کروں گا the Chief Justice of the Islamabad High Court, from the Chief Justice of the Supreme Court of Pakistan, from the Chief Election Commissioner. اپنے اسپیکر کے بیانات بھی سنے ہوں، اپنے وزراء کے بیانات بھی سنے ہوں، اپنے وزیر اعظم پاکستان کے بیانات سنے ہوں. ہمارا آپ سب سے اپیل ہے کہ ہر پارلیمان کا جو حق ہے کہ وہ اپنا ووٹ ڈال سکتے ہیں، ووٹ کر سکتے ہیں، اس کا ووٹ کا تحفظ کیا جائے. Every single member of parliament, whether they belong to the opposition or whether they belong to the treasury benches, has a right to vote in parliament. And there is a conspiracy, an ongoing conspiracy to try to deprive the members of parliament of this right. We will not tolerate this, and we appeal to every single person, every single democratic in civilian institution. In fact, every single individual who has sworn an oath to protect and defend the Constitution of Pakistan, to ensure that the constitutional process is followed. پاکستان پیپلز پارٹی کے سید نوید قمر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. وہ قومی اسمبلی کی کمیٹی برائے کامرس کے چیئرپرسن ہیں. بہت بہت شکریہ نوید قمر صاحب ہمارے سے بات کرنے کا. یہ جو حال ہی میں جو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اسٹیٹمنٹ دی اور انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس صاحب اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو وزیر اعظم کی اسٹیٹمنٹ کا جو ہے نوٹ لینا چاہیے اور اس کے اوپر کوئی نہ کوئی ایکشن لینا چاہیے، تو کیا توقعات ہیں؟ چیف جسٹس اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کیا کر سکتے ہیں اس کے بارے میں؟ دیکھیں، دو الگ الگ چیزیں ہیں. چیف جسٹس سے جو ہم کر رہے تھے جس کانٹیکس میں، اور سی سی سے جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، کیونکہ یہ بہت ساری ڈس انفارمیشن پھیلائی جا رہی ہے گورنمنٹ، پرائم منسٹر اور ان کے وزراء کے جانب سے. جو سی سی سے تو ایک نیرو ایشو ہے کہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ہم اندر بیٹھے ممبرس کو ڈسکوالیفائی کر دیں گے. اسپیکر کا یہ پاور ہے کہ وہ کسی کو بھی روک دے کہ تم نے نہ آج ووٹ کرو. یہ ایسا کوئی چیز نہیں ہوتی نا. کسی بھی شخص کی جو ڈسکوالیفیکیشن ہے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے سارا پروسیس کمپلیٹ کرنے کے بعد وہ الیکشن کمیشن میں جاتا ہے اور اس کے پاس یہ اتھارٹی ہوتی ہے 63A کے تحت کسی کو ڈسکوالیفائی کرنے کی.
तो सीसी से जो उन्होंने मुखातिब किया वो इस चीज से कि भाई ये एक आपका पावर है और ये कोई और ना इस्तेमाल कर सकता आइन के तहत, ना उनको आपको अलाउ करना चाहिए। ये तो हुआ एक मसला। दूसरा जो इशू है वो बार बार क्या है, बल्कि ये तो शायद आज या कल में फवाद चौधरी ने भी कहा है कि जी जो मेंबर्स आएंगे वोट देने, मतलब तमाम की तमाम ऑपोजिशन जो है वो पीटीआई के गुंडों के थ्रू जब गुजर के और उनकी अपनी बेइज्जती करवा के अगर उसमें से वो पहुंच सके तो पहुंचेंगे। मतलब एक फंडामेंटल राइट है जो मेंबर्स का भी है, राइट टू वोट, और उसके साथ साथ जाहिर है उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स का भी है राइट ऑफ रिप्रेजेंटेशन वगैरह। तो अगर इमरान खान आखिर में इन हथकंडों पे आ जाता है कि अब मेरी और कोई बचत का तरीका नहीं है सवाए कि मैं फिजिकली अपने लोगों को यहाँ जमा करूं और अपोजिशन के लोगों को हाउस में ही नहीं जाने दूं, तो जाहिर है उसकी इन्फोर्समेंट जो है और या फंडामेंटल राइट्स की इन्फोर्समेंट इन जनरल भी वो सुप्रीम कोर्ट के दायरा इख्तियार में आता है, एंड दे शुड टेक नोटिस ऑफ इट कि किसी का भी फंडामेंटल राइट जो है वो मजरूह ना किया जाए। नवीद साहब देखिए, अगर इत्तेहादी आपके साथ आएंगे तो तभी आप अपने नंबर जो है 172 वो आप ला सकेंगे। अब इसके अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत कुछ कर सकती है। एमक्यूएम के हवाले से एमक्यूएम की आज बड़ी अहम मीटिंग भी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ से, उनसे क्या तवक्कुआत हैं? चूंकि जो हमारे सोर्सेज हैं वो हमें बता रहे हैं कि वो गवर्नरशिप भी चाहते हैं, वो सूबे के अंदर 4 मिनिस्ट्रीज भी चाहते हैं, वो चाहते हैं कि शहरी इलाकों के अंदर हुकूमत की तरफ से जॉब का कोटा 40% बताते हैं कि जी होना चाहिए। तो एमक्यूएम के क्या मुतालबात हैं और किस हद तक आप उसके ऊपर पूरे उतरेंगे? क्योंकि आफ्टर ऑल आपने अपनी पार्टी की जो है उसको भी तो आपने वहां पे देखना है ना सिंध के अंदर। देखिए, जब एमक्यूएम के साथ हम बैठते हैं तो ओवरऑल सिंध की तरक्की की बात उनसे होती है और उनसे जिन भी इश्यूज पे ये छोटे मोटे इश्यूज हैं जिसकी आप बात करें, एक लार्जर इशू होता है जहां पीपल्स पार्टी सिंध के मफादात और एमक्यूएम के मफादात काफी हद तक मिलते हैं। तो वो कोई बात नहीं, जाहिर है कि कोई किसी सिचुएशन में कोई एक ग्रुप को छोड़ के दूसरे ग्रुप के साथ बैठ के निगोशिएट करता है तो इश्यूज तो सारे आते हैं, और लेकिन वो सब रिजॉल्वेबल हैं और इंशाल्लाह हो जाएंगे। कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिनके ऊपर आगे जाके बातचीत हो सकती है, कुछ ऐसे इश्यूज होंगे जहां पे जाहिर है देयर इज नो गिव एंड टेक। आप क्या समझते हैं कि जो एक बल्दियाती कवानीन में तरामीम है जिसके ऊपर तमाम आपकी सिंध की सियासी जमातें उसके ऊपर नाराज हैं, क्या उसके ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पेशरफ्त करने को तैयार है? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो पहले भी तमाम पार्टीज को ये दावत दी थी कि आए बैठे, कोई चीज हतमी नहीं होती और अगर असेंबली से इसमें अमेंडमेंट्स करानी है तो उसके लिए भी हम बैठ के बातचीत के लिए तैयार हैं। क्योंकि वजीर आजम भी मिलेंगे एमक्यूएम से, फिर से उन्होंने इशारा दिया है कि वो फिर से इत्तेहादियों से, बाप से, उनके लोग जो हैं वो मिलेंगे। हुकूमत, आपको बेहतर पता है, आप लोगों ने तो नो कॉन्फिडेंस मोशन इससे पहले झेला है बेनजीर भुट्टो साहिबा की जब हुकूमत थी। हुकूमत के पास बहुत चीजें देने को होती हैं, तो फिर हाउ आर यू कॉन्फिडेंट कि ये जो तहरीके अदम एतमाद है आप जीत पाएंगे? पहले जी एक चीज मैं क्लियर कर दूं, पहले भी मैं इस पे बात कर चुका हूं कि हमारे पास नंबर्स इवन विदाउट द एलाइज पूरे हैं। इट इज नॉट, एलाइज के साथ जरूर मुख्तलिफ राउंड्स ऑफ डिस्कशंस हो रहे हैं और मुझे यही कॉन्फिडेंस है कि जिन जिन चीजों पे वो 3.5 साल, 4 साल जो पीटीआई उनको नहीं दे सकी, इमरान खान उनको नहीं दे सका, तो उनकी तवक्कुआत भी इतनी कोई ज्यादा नहीं है उस साइड से। तो क्या सडनली सारी चीजें ठीक हो जाएंगी और हर चीज जो है वो इनके कहने पे हो जाएगी, ये नहीं होता इस तरह से। तो जब आपके पास नंबर पूरे हैं इत्तेहादियों के बगैर, देन व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? आप क्यों इत्तेहादियों के पास जा रहे हैं? वेटिंग फॉर द स्पीकर।
नहीं, आप इत्तेहादियों के पास फिर उनसे बातचीत का सिलसिला आपने क्यों तेज किया? कि वी वांट ब्रॉडर बिकॉज पाकिस्तान इज गोइंग थ्रू अ डिफिकल्ट पीरियड. जितने भी ज्यादा लोग ऑन बोर्ड होंगे उतनी ब्रॉड बेस्ड एक जो है वो सपोर्ट होगी. इस लिहाज से वी विल नॉट स्टॉप टॉकिंग टू द पार्टीज एक्सेप्ट ऑफ कोर्स इमरान खान. बाकी सारों के साथ बैठ के बातचीत जहां तक भी जितने भी हों, वी विल नॉट स्टॉप द प्रोसेस ऑफ trying to get more people over to our side. अब देखिए, जिस तरह 27 मार्च को पीटीआई ने कहा है और वजीर आजम ने कहा है कि वो एक जलसा करेंगे, उसी तरीके से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने भी ये कहा है. क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शामिल होगी पार्लियामेंट के बाहर? जी बिल्कुल, ये जॉइंट ऑपोजिशन का फैसला था. देखिए, ये एक बहुत ही खतरनाक सूरत हाल, अपनी डेस्परेशन में अपनी कुर्सी बचाने के लिए इमरान खान पूरे मुल्क को जो है एक आग में झोंकने के लिए तैयार हो गया है. यहाँ पे लोग अपने जमा करना डी चौक पे, जहाँ एंट्रेंस है टू पार्लियामेंट हाउस, और मेंबर्स को फिजिकली रोकने की कोशिश जो है, इससे ज्यादा वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो सकती है. जाहिर है कि ऑपोजिशन ने भी कहा कि अगर हमारे लोगों को इस तरह से जो है वो परेशान किया गया या उनको वोट नहीं देना दिया गया या अंदर पार्लियामेंट में जाने का इजाजत नहीं मिली, तो हमारे भी लोग उधर होंगे. हाँ, जाहिर है, मैं बिल्कुल मानता हूं कि ये इससे तसादुम हो सकता है, लेकिन इसका ओनर्स तो फिर गवर्नमेंट पे जाता है ना, जिसने ये सिचुएशन क्रिएट करना चाहती है. अब सीधी बात है, आपके पास वोट है, आप ले आए, आप हमारा नो कॉन्फिडेंस डिफीट कर दें, इसमें क्या मसला है? मगर नवीद साहब, चूंकि आप पुराने एक पार्लियामेंटेरियन हैं, आप जानते हैं कि एक नया जब स्ट्रक्चर आता है, कोई पुराना स्ट्रक्चर जाता है, तो फिर लोग पूछते हैं कि नया स्ट्रक्चर जब आप लाएंगे तो वो क्या होगा. बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने हाल ही में कहा कि ये तहरीक अदम एतमाद सिर्फ वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ नहीं होगी, मगर ये माशी बदहाली के खिलाफ भी होगी. तो क्या हम एक्सपेक्ट करें कि वजीर खजाना जो हैं वो भी नहीं रहेंगे, स्टेट बैंक के जो गवर्नर हैं वो भी नहीं रहेंगे? आपने ऑलरेडी ये बता तो दिया है कि डिप्टी स्पीकर कौमी असेंबली जो सेनेट के चेयरमैन हैं उनके खिलाफ भी मूव हो सकता है, सदर के खिलाफ भी इम्पीचमेंट का मूव होगा. तो क्या ये इधर तक ही रुकेगा या कि जो वजारतें जी मैनेजर वन स्टेप एट अ टाइम प्लीज. इस तरह से नहीं होता ना कि आप सडनली कहते हैं कि पूरा जो ढांचा है उसमें किधर किसको क्या मिलेगा, कौन आएगा. जाहिर है दीज थिंग्स आर वर्क इन प्रोग्रेस, ये सब होता है. एक चीज वाज़ेह है कि ये असेंबली जो है वो मौजूदा सेटअप के साथ इस तरह से नहीं चल सकती. तो जाहिर है जब प्राइम मिनिस्टर जाएंगे तो प्राइम मिनिस्टर की कैबिनेट उसके साथ जाएगी, और नया प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट करना पड़ेगा, और नया जो है प्राइम मिनिस्टर वो अपनी कैबिनेट जरूर बनाएगा, और उसके बाद जो पार्लियामेंट्री पोजीशंस हैं वो जाहिर है एक करके उनकी बारी आएगी. तो अल्टीमेटली तो ये सब होना है. अब इमरान खान की क्या पॉलिसी सब इतनी अच्छी थी, उसकी इकोनॉमिक पॉलिसी इतनी अच्छी है कि लोग बहुत खुश हैं कि मुल्क में ना महंगाई है ना बेरोजगारी है, यानी पूरा सेटअप जाएगा. डज दैट ऑल्सो इंक्लूड जी चेयरमैन नैब? देखिए, यू आर गेटिंग अहेड योरसेल्फ प्लीज. ऐसा ना करें. जो स्पेक बातें जो हमने बताई हैं वो हैं. बाकी अब आप कह रहे चेयरमैन नैब रहेगा नहीं रहेगा, स्टेट बैंक रहेगा नहीं रहेगा, फलां होगा, ये सब चीजें वर्कआउट होंगे. गवर्नमेंट तो कोई आने दे ना इन प्लेस. ऑल राइट. सो जाहिर है हम ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि जब ये हुकूमत के खिलाफ अगर तहरीक अदम एतमाद आएगी तो इस वक्त अपोजिशन जो है वो क्या प्लान कर रही है. नवीद कमर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया. नाजरीन, आज के लिए इतना ही. मुनीज़ जहांगीर को इजाजत दीजिए. खुदा हाफिज.